Unacademy. Let's crack it. एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो है GS3 का। ठीक है, GS3 में इकाई 3 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो टॉपिक हम अभी चल रहे हैं जिसको लेकर के वो है पशु और मनुष्यों पोषण। यहाँ पे हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं और अभी हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है रेशे रेशे और खनिज। ठीक है, रेशे और खनिज और रेशे हमको दो टॉपिक्स में यहाँ पर जोर देना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक बाकी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से आप जो बायोलॉजी और GS3 के जो इकाई 1 इकाई 2 और बाकी इकाइयों के यदि लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके यहाँ पे यदि आप लेक्चर देख रहे हो तो यहाँ पे आई बटन है। ठीक है, इस वाले सेक्शन में एक आई बटन होगा ऊपर साइड में, यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं GS3 की। तो इस प्रकार आप अपने जो पिछले छूटे हुए हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही विस्तार से इनको बताया गया है पूरे मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। भोजन के अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंग्लिश में से बोलेंगे। इसके अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हमको जो टॉपिक देखना है वो है खनिज। ठीक है, खनिज वाले हम अभी देख रहे हैं। खनिज यानी इंग्लिश में से बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, मानव शरीर में कम से कम 29 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और यह अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में स्वतंत्र एवं यौगिक, स्वतंत्र मतलब जैसे सिंगल एटम है। ठीक है, जैसे अकेला तत्व, जैसे मान लो कोई अकेला तत्व हमने देखे, जैसे हाइड्रोजन, मान लो ये अकेला तत्व है। ठीक है, और ये खनिज नहीं है, ये मैं आपको एक अलग से बता रहा हूँ। या इसका एग्जांपल ना लेके मैं आपको कोई एक्स वाई जेड लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्स है। ठीक है, एक्स है, ये है स्वतंत्र रूप में। ठीक है, ये एक्स क्या है, ये आवर्त सारणी में कोई तत्व है, आवर्त सारणी का कोई तत्व है एक्स। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप में यदि एक्स है। और यदि ये मान लीजिए एक्स वाई के साथ आ रहा है, x2 आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है, xz आ रहा है, इस प्रकार से यदि किसी अन्य तत्व के साथ ये मिलकर आ रहा है तो ये हो गया यौगिक या फिर अणु के रूप में जाएगा। ठीक है, या फिर ये और ज्यादा तो इसमें संलग्न हो रहा है तो ये हो जाएगा यौगिक हो जाएगा। ठीक है, अणु या फिर यौगिक के रूप में पाया जाएगा। स्वतंत्र यानी सिर्फ अकेला वो हो, और ये यौगिक या फिर अणु मतलब कोई अन्य तत्व भी उसके साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इस प्रकार ये होता है। जैसे अणु है H2O। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम देखें
हाइड्रोजन वगैरह है स्वतंत्र है, ऑक्सीजन अलग से देखें तो ये ऑक्सीजन स्वतंत्र है, हाइड्रोजन स्वतंत्र, इस प्रकार ये निश्चित अनुपात में मिले और ये H2O बनाए तो ये हो गया अणु, ठीक है, जल का एक अणु हो गया। इसी प्रकार से यौगिक भी होते हैं, ये यौगिक में भी अन्य जो अन्य प्रकार के तत्व रहते हैं वो मिलकर यौगिक बनते हैं, और ये जो स्वतंत्र तत्व रहते हैं वो मिलकर बनाते हैं यौगिक, ठीक है, इस प्रकार से ये बनते हैं और इस प्रकार से ये पाए जाते हैं, ठीक है। जो पर्यावरण में स्वतंत्र अथवा यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो। मानव शरीर में खनिज उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, ये सब मेटाबोलाइट्स है, मेटाबोलाइट्स, ठीक है, मेटाबोलाइट्स जो कि क्या करते हैं, उपापचय क्रियाओं को, यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय क्रिया मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उनको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। ये खनिज जो होते हैं इस प्रकार के कार्य करते हैं, और इनके फंक्शन देख लेते हैं। खनिज के कार्य, फंक्शन ऑफ मिनरल्स, ये भोजन के लिए अकार्बनिक अवयव है जो हड्डियों, दांतों तथा रक्त के जमने में सहभागी होते हैं, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ यानी इसमें ये कार्बन वगैरह नहीं होते इसमें, ठीक है, कार्बन की उपस्थिति इसमें नहीं होती, यानी ये हो गया अकार्बनिक पदार्थ। खनिज आयनों द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं में अणुओं को बंधनों के माध्यम से जोड़ने का ये कार्य करते हैं, और खनिज तत्व दिल की धड़कन एवं पेशी संकुचन के लिए आवश्यक होते हैं, और ये कोशिका कला को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली, यदि आप इस प्रकार से शब्द आए तो आप कंफ्यूज ना हो, कोशिका झिल्ली, जब कोशिका वाले टॉपिक हमने पढ़े थे तब हमने इसके बारे में सारा चीज पढ़ा था, जो भी इसके फंक्शन होते हैं कि किस प्रकार से होती है, किससे बनती है, ये सारी चीज़ हमने देखी। तो यहाँ पे जो इसकी पारगम्यता होती है कोशिका कला की या कोशिका झिल्ली की, इसकी पारगम्यता को ये प्रभावित करते हैं खनिज पदार्थ। कुछ खनिज लवण शरीर के अंतः तरल वातावरण में उपयुक्त परासरणीय सांद्रण, पीएच स्तर तथा रुधिर दाब आदि का नियमन करते हैं। किसका नियमन करते हैं, फिर से रिपीट करेंगे। जो कुछ खनिज लवण रहते हैं शरीर के अंदर तरल वातावरण में उपयुक्त परासरणीय सांद्रण, पीएच स्तर, पीएच यानी जो अम्ल क्षार या जो उदासीन वाली कंडीशन रहते हैं उसका जो स्तर रहता है वो यहाँ पे उसका ये नियमन करते हैं, और साथ ही साथ रुधिर दाब, ठीक है, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर वगैरह को भी ये नियमन करते हैं, ठीक है। जो खनिज लवण शरीर के अंदर अंतः तरल वातावरण रहते हैं वो वाले, ठीक है। तो ये कार्य है, हम एक एक करके सभी के बारे में देखना है, ठीक है। ये तो इसका जो निचोड़ था, कार्य क्या करते हैं ये हमने देखा यहाँ पे, और इसके बाद हम एक एक करके एक एक जो खनिज है उसके बारे में हम देखने वाले कि हर खनिज का क्या कार्य है, किस प्रकार से ये किससे मिलेगा, और इसकी कमी से क्या चीज़ें यहाँ पे होगी, ठीक है। कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं सारे में। ये देखिए, मैं आपको लास्ट वाली जो स्लाइड है वहाँ पे बता दूंगा कि जो चीज़ें हैं यहाँ पे हमने पढ़े उनको मैंने कैटेगराइज कर दी हूँ। देखो यहाँ पे खनिज तत्व दिए गए हैं, ठीक है, और दैनिक आवश्यकता कितनी पड़ेगी, इसकी स्रोत क्या है, किससे मिलते हैं, इनका क्या महत्व है, क्या भूमिका निभाते हैं, और इनकी कमी से क्या रोग होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारा ये लास्ट स्लाइड में दे दिया हूँ, ठीक है। लास्ट स्लाइड का आप जब लेक्चर खत्म होगा तो आपको स्क्रीनशॉट देने का मौका दूंगा मैं, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक क्रिस्प फॉर्म में कर सकते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यदि आप डिजिटल फॉर्म नोट्स बना रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आप पेन कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार का चार्ट बना लें तो आपको ये बहुत ही आसानी से याद रहेगा, और 2-4 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं शुरू से करके एक एक करके एक डीप में पढ़ेंगे इसको। सोडियम के बारे में देखते हैं। सोडियम सामान्यतः कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटो या सीटोप्लाज्म, ठीक है, सीटोप्लाज्म जो होता है, अब कोशिका वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें हम पढ़े हैं, ठीक है, बार बार ये सारी चीज़ें हम रिवाइज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यदि यही चीज़ें हम बार बार करते रहेंगे तो हमारा आगे का पोर्शन कैसे होगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये टॉपिक्स पहले से पढ़ कर रखें, क्योंकि बहुत पहले ये टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे। कोशिका द्रव्य में धनायन यानी पॉजिटिव के रूप में उपस्थित होता है, सोडियम रहता है कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में उपस्थित होता है, और इसका प्रमुख कार्य पेशियों में संकुचन, विद्युत अपघट्य संतुलन, अम्ल क्षार संतुलन और रक्तदाब नियंत्रण एवं तंत्रिका तंत्र में आवेगों का संचरण आदि में सहायता करना है। इतने सारे कार्य है इसके, ठीक है, ये सारे कार्य आपको याद होने चाहिए। इसका प्रमुख स्रोत है नमक, ठीक है, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम यहाँ से मिलता है इसको, ठीक है, सोडियम ये नमक हो गया। दूध, अंडा, मछली, जो समुद्री मछली रहती है वो, ठीक है, ये इसके स्रोत है सोडियम के। अगला है पोटेशियम सोडियम के समान पोटेशियम भी कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में धनायन के रूप में उपस्थित होता है।
ठीक है। साइटोप्लाज्म में आपको थोड़ा सा एग्जाम बता ही देता हूँ कि यदि आप रिवाइज नहीं किया तो ये देखिए, ये है कोशिका झिल्ली वगैरह, ठीक है, कोशिका झिल्ली वगैरह ये है, और यहाँ पे मान लो केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक के बाहर जो द्रव रूप में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव रूप में उपस्थित है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे उपस्थित होते हैं पोटेशियम और ये है सोडियम। ये धन आयन वाले जो मामला, ये यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ की बात हो रही है। आगे समझ में? अब तो क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। जो पोटेशियम के समान सोडियम के समान पोटेशियम भी कोशिका द्रव में धनायन के रूप में उपस्थित होता है, जैसे कि हमने बात की अभी। और पोटेशियम कोशिकाओं में होने वाली अंतः अभिक्रिया में सहायक होता है। जो अंतः अभिक्रिया होती है उसमें सहायक होता है। इसके अतिरिक्त शरीर में जल संतुलन एवं तंत्रिका आवेगों के संचरण का भी ये कार्य करता है। यह सब्जी, केले तथा सेब आदि में पाया जाता है पोटेशियम, ठीक है। इन स्रोतों से इसको प्राप्त किया जा सकता है। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम विटामिन डी की उपस्थिति में, इसके पहले लेक्चर में विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं। विटामिन डी किस प्रकार से बनता है, ये सारी चीज़ें हम देखे थे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे हमने देखे थे विटामिन डी के बारे में। तो यहाँ पे इसके आगे देखते हैं, कैल्शियम विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो दांतों एवं हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। यह शरीर के कुल भार का लगभग 2% होता है। शरीर का कुल भार जितना भी है उसका 2% निकाल लो, ये इसमें जो 2% भाग है वो कैल्शियम का होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया। 2% भाग होता है। और कैल्शियम रक्त स्कंदन एवं पेशीय संकुचन में सहायक होता है। रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। जो रक्त का थक्का वगैरह जमना होता है ना, रक्त का थक्का समझते हैं ना आप? जैसे हाथ वगैरह कट गया, ठीक है, हाथ वगैरह कट गया तो वहाँ से खून निकलता है, खून थोड़ी देर बाद बहना बंद हो जाता है, मतलब वहाँ पे रक्त का थक्का जम गया, ठीक है। तो इस प्रकार ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पे हो गई, ऐसा ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कैल्शियम के अंतर्गत, उसमें पेशीय संकुचन में भी ये सहायक होता है, ठीक है। रक्त स्कंदन और पेशीय संकुचन में सहायक होता है। और मान लीजिए यदि ये रक्त स्कंदन ना हो, ब्लड क्लॉटिंग ना हो, तो क्या होगा? यदि ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो यहाँ पे सारा जो ब्लड है शरीर का वो बाहर आ जाएगा। इस प्रकार की समस्या यहाँ पे होती है, ठीक है। और ब्लड शरीर का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा तो फिर जीवन पे संकट आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की चीज होगी यहाँ पे। इसकी कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है, और यह दूध, मांस, हरी सब्जियां आदि में पाया जाता है। और मनुष्य के लिए प्रतिदिन 1.2 ग्राम कैल्शियम की का आवश्यकता होती है। कितने ग्राम? 1.2 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है मनुष्य के शरीर में। आगे देखते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस मानव शरीर में दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? मानव शरीर में दांत और हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में शरीर एवं अम्ल व क्षार के संरचनात्मक संतुलन में सहायक होता है। अगला है लोहा, आयन। इसको आयरन बोल सकते हैं या फिर आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आयरन या फिर आयन, इस प्रकार से भी प्रोनाउंशिएट होता है इसका, यानी उच्चारण होता है इसका। यदि आप आयन मैन देखें तो इसका उच्चारण आयन से होता है, आयन मैन वगैरह में। और हिंदी में ज़्यादातर इसको आयरन ही कहा जाता है, ठीक है। आयरन, हमारे इंडिया में ज़्यादातर इसको आयरन बोलते हैं, ठीक है। आयरन मैन या फिर इंडिया के आयरन मैन कौन है या फिर किसे कहा जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, इंडिया के आयरन मैन कौन है या फिर किससे कहा जाता है। तो चलिए लोहा के बारे में देखते हैं। लोहा लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है। इसके द्वारा ही मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और इसकी कमी से रक्त क्षीणता एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। एनीमिया नामक इसमें रोग होगा यदि लोहा की कमी होगी शरीर में, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि लोहा यानी जो आयरन है, आयरन सबसे ज्यादा किस स्रोत से मिलता है? किस स्रोत से मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यदि बात करें तो किस स्रोत से मिलता है? याद रखिए, आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे पालक देंगे, लेकिन मैंने जब आपको पिछले टॉपिक्स पढ़ाए थे, ठीक है, पादप वाले टॉपिक पढ़ रहे थे, तो पालक से भी ज्यादा आयरन हमें किसी और चीज में मिलता है। बताइए वो क्या है, ठीक है। और भी जो इसके स्रोत है वो भी आपको बताना है आयरन के। यहाँ पे मैंने इन स्रोतों को
यहाँ पे नहीं बताने का फैसला किया, क्योंकि कुछ होमवर्क आप भी लेकर आइए, आप लेकर आएंगे तो आपको भी थोड़ा आप भी वर्क करेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। सारी चीज़ें परोस दी जाती है तो आलसी हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट हो या फिर कोई भी मनुष्य हो, यदि सारी चीज़ें परोस दी जाती है तो वहाँ पे आलसी हो जाता है। यदि आपको आपका अटेंशन ग्रैब करना है तो आपको इस तरीके के टास्क देना आवश्यक है। आपका जो अटेंशन है वो यदि यहाँ पर रहे और आप बाद में से रिवाइज कर सके, या फिर बाद में जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तब आपके पास ये होगा, ठीक है। यदि आपने ये होमवर्क कर लिया तो, नहीं किया तो जैसा अभी नहीं है बाद में भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। और रक्त की कमी से दृश्यता का कम कम हो जाना, चक्कर आना, भूख न लगना आदि लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से इस भूख न लगना इस प्रकार चीज़ें होती है, और ये कुछ रोग वगैरह हो गया बताते हैं, ठीक है। बॉलीवुड में जैसा बताते हैं ना, उस प्रकार की चीज़ें नहीं है ये। उसको आयरन की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई? आयरन की कमी। आप समझ गए मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बालकों और महिलाओं में अधिकांशतः लौह तत्व की कमी होती है, और जिससे शरीर में थकावट का अनुभव होता है। आयरन की कमी होगी तो थकावट का अनुभव यहाँ पे होता है। बालक और जो बालक और यानी जो बेबीज रहते हैं और जो महिलाएं रहती है उनमें। अगला देखते हैं आयोडीन। यह खनिज मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जब हम ग्रंथि वगैरह पढ़ेंगे तब ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए ये ग्रंथि है, ग्रंथि से स्रावित हो रहा है कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आयोडीन, ठीक है। और थायराइड की अल्प क्रियाशीलता से थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है और घेंगा घेंगा नामक रोग होता है। इस रोग में वृद्धि से तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारा उसमें ये प्रभाव पड़ता है। और इसके प्रमुख स्रोत दूध, अंडे, मांस, समुद्री भोजन आदि है, ठीक है। आयोडीन की कमी इससे पूरी की जा सकती है, ये इसके स्रोत है। अगला है रेशे, यानी इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर्स। रेशा मानव भोजन का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? पाचन क्रिया में। इसके द्वारा किसी प्रकार के ऊर्जा प्रदान करने वाले आहार की प्राप्ति नहीं होती है। यद्यपि यह आहार नाल जो एलिमेंट्री केनाल होती है, आहार नाल होती है हमारे शरीर में आहार नाल होती है, ठीक है, जहाँ से भोजन होकर जाता है। ये मुख से ये कनेक्ट होती है आहार नाल, ठीक है। ये इस प्रकार ये भोजन जाता है। ये हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब वहाँ पे आहार नाल के बारे में और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आहार नाल क्या होती है, जिससे होकर भोजन जाता है, ठीक है। भोजन हमारे पेट में आता है तो ये है आहार नाल, ठीक है। तो ये आहार नाल की शुद्धता में योगदान देते हैं। इसमें जल को अवशोषित करने की विशेष क्षमता होती है। किसको अवशोषित करने की? जल को अवशोषित करने की विशेष क्षमता इसमें होती है फाइबर्स में, जिनके फलस्वरूप मल में जल की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है एवं कब्ज की समस्या उत्पन्न नहीं होती। कब्ज की समस्या उत्पन्न इसमें नहीं होगी, ठीक है। कब्ज वगैरह बनती है ना, कब्ज की समस्या इसमें उत्पन्न नहीं होगी। तो वो आता ना एक ऐड आता है, हम देखा होंगे राजू श्रीवास्तव का, पेट सफा कुछ ऐसा है ना, पेट सफा पेट सफा ऐसा कुछ प्रोडक्ट है वहाँ पे एक, आपने देखा होगा पेट सफा तो हर रोग दफा, इस प्रकार से ऐड करते हैं राजू श्रीवास्तव जी। तो इस प्रकार की यदि फाइबर्स आप शरीर में लेंगे तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। पेट सफा टाइप के जो प्रोडक्ट है, मैं पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है वो आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, यदि आप इस प्रकार से पोषण लेते हैं तो, ठीक है। पृथ्वी पर आंतरिक मात्रा में प्राप्त होने वाला रेशा बायोपॉलीमर और पॉलीसेकेराइड है, और संगठन के आधार पर रेशे को दो भागों में विभाजित किया जाता है। संगठन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो भागों में। और ये पृथ्वी पर सर्वाधिक प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा है? बायोपॉलीमर और पॉलीसेकेराइड है। बायोपॉलीमर और पॉलीसेकेराइड है। और यहाँ पे देखते हैं दो प्रकार में यहाँ पे विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील रेशे वाटर सॉल्युबल फाइबर्स, पैक्टिन, गम व ये है म्यूसिलेस, ये जल में घुलनशील रेशे यानी वाटर सॉल्युबल फाइबर्स है। और जल में अघुलनशील रेशे यानी वाटर इनसॉल्युबल फाइबर्स के बारे में बात करें तो सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है और लिग्निन है। लिग्निन, ठीक है, लिग्निन। ये सारी चीजें हम पादप से संबंधित चीजों में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है लिग्निन वगैरह क्या है, सेल्यूलोज वगैरह क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और यदि आप नहीं जान रहे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे भी चल रही है, ठीक है। 42 लेक्चर्स के से ज़्यादा अभी हो चुके हैं शायद, ठीक है। 42 लेक्चर के आसपास अभी चल रहा है, ये लेक्चर नंबर 42 के आसपास होगा। और यहाँ पे और यदि आप ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन वगैरह आपको नहीं पता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है, ठीक है, और उस स्तर को बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है।
और यदि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्तर काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, भोजन में रेशो का महत्व हम देख लेते हैं। भोजन में रेशो का महत्व के अंतर्गत भोजन में रेशो की अधिकता से पाचन क्रिया की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। पाचन क्रिया की गतिशीलता है उस पर प्रभाव पड़ता है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, आंतों में ट्यूमर्स वगैरह बनने की संभावना इसमें कम हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक लास्ट में दे दूंगा एक चार्ट वगैरह, तो ताकि आप यहाँ पे अच्छे से कर पाएँ। जो दीर्घ मात्रा खनिज वगैरह मैक्रो मिनरल्स वगैरह है, उसका मैंने आपको चार्ट दे दिया है। आप इन टॉपिक्स को याद रखेंगे, जो 5 चीज़ें हैं। ठीक है, तत्व को याद रखेंगे, कौन सा तत्व, दैनिक आवश्यकता कितनी पड़ रही है इसमें, स्रोत क्या है इसके और क्या महत्व है इसका, और शरीर में यदि इसकी मात्रा हम नहीं लेंगे तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेंगे। ये 5 चीज़ें यदि आपने अच्छे से कर लिए, ठीक है, 5 चीज़ें का आपने रिवाइज कर लिया, तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो खनिज वगैरह है और हमारे शरीर में कितनी आवश्यकता वगैरह है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद आप अच्छे से अपने पोषण में ध्यान देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जब आपको मुख्य परीक्षा में सवाल आएंगे तो आप इससे काफ़ी अच्छे से सवाल कर पाएंगे, और प्रारंभिक परीक्षा में भी यदि इससे सवाल आएंगे तो आप काफ़ी अच्छे से ये सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ये चार्ट है और एक दूसरा ये वाला है। ठीक है, दूसरा ये है, आप ये इन दोनों चार्ट्स को ये बेसिकली चार्ट एक ही है, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा था इस स्लाइड में, तो मैंने इस स्लाइड में डाल दिया, दूसरे स्लाइड में डाल दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर यदि आप नोट बना रहे हैं तो उसको नोट कर ले। ठीक है, इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें शायद छूट गई होगी, जैसे गंधक वगैरह है। ठीक है, ये भी आप देख लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, आप थ्योरीज वगैरह है आप देख लेना। और यहाँ पे क्लोरीन वगैरह है, कुछ छूटा है, और मैग्नीशियम वगैरह है, ये आप देख लेना। ठीक है, अलग से जब चार्ट आप बनाएंगे तो आप वहाँ पे पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो ये जो खनिज और फाइबर यानी जो रेसे हैं, वो वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़े। भोजन के अवयव के अंतर्गत हमने खनिज के अंतर्गत हमने देखे खनिज की परिभाषा वगैरह, उसके कार्य वगैरह देखे। ठीक है, मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज जो जो हमने देखे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, फाइबर्स। ठीक है, इसके बाद हम फाइबर्स देखे थे। फाइबर्स के बाद फाइबर के प्रकार और भोजन में रेशो का महत्व वगैरह हमने देखे। और यहाँ पे जो कुछ बच गए होंगे वो बाकी चीज़ यहाँ पे हमने दे दिए हैं, और ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए चार्ट। ये चार्ट आप याद रख लिए तो ये खनिज वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में आपके लिए लेकर आया आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप, और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी अपन का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में है तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है, और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।